My dear student of Standard 8, welcome back once again. And today we will start a new chapter. I think there is something went wrong to my image. Okay, done. So today we are going to start chapter number 10, that is Following the Mahatma part 2. Following the Mahatma part 1 we already studied. Now this is the its second part and this is the last part, and we are going to cover this chapter into two parts. So this is part 1. So without any delay, let's begin. So as you can see on your screen that name of the chapter is given on the top, Civil Disobedience Movement 1930. So first let me go through the paragraph and then I will explain. Okay. The Civil Disobedience Movement 1930. It was difficult to attain Swaraj without putting up a fight. At the Ahmedabad session of the Indian National Congress, the Executive Committee decided to launch a movement to attain Swaraj of breaking the unjust law in a disciplined way. It authorized गांधी जी टू लॉन्च सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट. देखो फ्रेंड्स, गवर्नमेंट को हमारे पास फुल राइट्स है टैक्स लेने का, लेकिन गवर्नमेंट कुछ ज़्यादा ही टैक्स लेने लग जाए और जो बेसिक रिक्वायरमेंट की चीज़ें होती है उस पर भी जब अगर ज़्यादा गवर्नमेंट टैक्स ले तो फिर वो बात सही नहीं है. इसी के अगेंस्ट में गवर्नमेंट के खिलाफ गांधी जी ने सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट लॉन्च किया. नाउ तो गांधी जी ने बोला कि स्वराज अटेंड करने के लिए हमको एक फाइट के लिए रेडी रहना पड़ेगा. एक्चुअली अहमदाबाद में 1930 में कांग्रेस की मीटिंग होती है, इंडियन नेशनल कांग्रेस की, जिसमें डिसाइड किया जाता है कि हम लोग जो ब्रिटिशर्स ने अनजस्ट लॉ लगाया है स्पेशली सॉल्ट पे, तो उसके लिए हम लोग सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट लॉन्च करेंगे, जिसके तहत सबसे पहले हम लोग शुरू करेंगे डांडी मार्च. ओके, डांडी मार्च क्या है? लेट मी गो थ्रू इट लेटर, बट लेट मी रीड द फर्स्ट पैराग्राफ फर्स्ट एंड देन आई विल एक्सप्लेन. The civil disobedience movement started with the breaking of unjust salt law. The British government has monopolized the production and trade of salt for the British government and the English merchant. Only salt was made taxable commodity, which Gandhiji and other nationalists felt very unjust. Gandhiji announced in the year 1930 that he would carry out a march up to the Dandi near the Surat to break the salt law. देखो फ्रेंड्स, 1930 में क्या होता था कि ब्रिटिशर्स जो है ना, वो सिर्फ और सिर्फ सॉल्ट प्रोड्यूस करते थे. वो इंडिया में किसी को भी सॉल्ट प्रोड्यूस करना अलाउड नहीं करते थे. एक तरह से इन लोगों ने अपनी मोनोपोली इस्टेब्लिश की थी. अब ऊपर से ये लोग सॉल्ट के ट्रेडिंग पे टैक्स भी लगा देते हैं. अब नॉर्मल सी बात है, सॉल्ट एक बेसिक रिक्वायरमेंट की ज़रूरत, एक बेसिक चीज़ होती है जो हम लोग खाने में यूज़ करते हैं, तो उस पर फिर ये टैक्स लगाना कोई सेंस नहीं बनता है. एंड गांधी जी ने कहा कि ये टैक्स अनजस्ट है, मतलब आप गलत लगा रहे हो, इसे आप वापस ले सकते हो. बट ब्रिटिश गवर्नमेंट नहीं मानी. सो उन्होंने डिसाइड किया कि हम लोग अब अहमदाबाद से चल के जाएंगे और जो सूरत में डांडी नाम का गांव है वहाँ पे मतलब नमक बनता है, वहाँ से नमक को लूटेंगे. ठीक है, और वो भी डिसिप्लिन तरीके से. नाउ so let us go toward the second slide. एंड एज यू कैन सी, यहाँ पर गांधी जी ज़मीन से कुछ उठा रहे हैं. क्या उठा रहे हैं? ऑफकोर्स नमक ही उठा रहे हैं. एंड थोड़ा इसके बारे में और आगे डिटेल में जानते हैं, बट पहले लेट मी गो थ्रू दिस होल पैराग्राफ. Gandhi started the Dandi March from Sabarmati Ashram, Ahmedabad, with his 78 companion on 12th of March 1930. सो गांधी जी ने अपने 78 साथियों के साथ ये जर्नी शुरू की साबरमती आश्रम अहमदाबाद से. एंड ये 12 मार्च को उन्होंने अपनी जर्नी शुरू की. गांधी जी एक्सप्लेन टू द पीपल द कैरेक्टरिस्टिक ऑफ द सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट, नीड टू ब्रेक द सॉल्ट लॉ एंड द सिग्निफिकेंस ऑफ द सत्याग्रह अटेनिंग स्वराज. ये रास्ते में से जहाँ से भी जा रहे थे, ये लोगों को सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट क्या होता है वो बता रहे थे. इसके अलावा बहुत सारी चीज़ें समझा रहे थे कि हम ये सॉल्ट लॉ हमको क्यों तोड़ना चाहिए. हम ये सॉल्ट लॉ तो एक शुरुआत है, अल्टीमेटली हमको तो अपने देश में स्वराज अटेंड करना है. डेट मीन्स अपने कंट्री को ब्रिटिश से फ्री करवाना है. गांधी जी रीच डांडी ऑन 5th March 1930 एंड ऑन 6th, आई एम प्रोनाउंस रॉन्ग,
correction, 5th March 1930, and on 6th April he broke the salt law. Okay, so 5th April को ये पहुँचते हैं, मे बी इवनिंग को पहुँचे होंगे, एंड 6th मॉर्निंग ही ब्रोक द सॉल्ट लॉ. ठीक है, उन्होंने फिर नमक का कानून तोड़ा. कैसे? मगर नाउ सी. गांधी while picking up a fistful of salt in his hand said, with this I am shaking the foundation of the British Empire. So farmers and tribals and women actively participated in this movement. The government resorted to the policy of suppression. Thousands of satyagrahi arrested. सो गांधी जी ने नमक उठाया और उन्होंने कहा कि अब मैं ये जो नमक है ये ब्रिटिशर्स के फाउंडेशन में डाल रहा हूँ. मीन्स अब ब्रिटिशर्स इंडिया में ज़्यादा दिन तक नहीं रहने वाले. एंड इस इनके साथ साथ जितने भी रास्ते में जाते गुजरते गए, इनके साथ साथ बहुत सारे फार्मर्स, ट्राइबल एरियाज़ के लोग एंड इवन फीमेल्स भी इनके साथ ज्वाइंट होते गए. ब्रिटिशर्स ने इस मूवमेंट को रोकने के लिए बहुत कुछ ट्राई किया, बट वो सक्सेस नहीं हो पाए. जो आके लोगों को अरेस्ट कर रहे थे तो लोग खुशी खुशी अरेस्ट भी हो रहे थे. थाउजेंड्स ऑफ लोगों को उन्होंने अरेस्ट किया, बट नो यूज़. फाइनली गांधी जी ने जाके यहाँ पे सॉल्ट पेन से नमक उठाया, नमक लूटा और कहा कि मैंने नमक का कानून तोड़ दिया एंड समथिंग लाइक दैट. ओके, यू कैन सी ऑन योर मैप राइट साइड में रेड डॉट से अहमदाबाद से शुरू होता है. लेट मी टेल यू, सी दिस इज अहमदाबाद. ओके, एंड दिस इज द डांडी ऑफ सूरत. तो यहाँ से ये पूरी इन्होंने जर्नी इस तरह से मतलब ट्रैवल की. एंड आप जो बीच में रेड रेड डॉट देख रहे हो, नाउ इट इज़ परफेक्ट विजिबल टू यू. तो ये इंपॉर्टेंट पॉइंट्स थे. ठीक है, सो यहाँ से वो असलाली, बरेजा, इस तरह से बहुत सारी आनंद, नडियाद से होते होते फाइनली पहुँच गए डांडी. यहाँ पे एक्टिविटी में कुछ क्वेश्चन लिखे हैं, सो लेट मी गो थ्रू इट. Write the names of the place on the route of Dandi March with the help of the given map. Okay, so 2-3 नाम तो मैंने भी ले लिए. आई थिंक आप थोड़ा आराम से गूगल करके देख सकते हो. आपको पता होना चाहिए कि आपको गूगल को पूछना क्या है. चलो वो मैं आप पे छोड़ता हूँ. ठीक है, थोड़ा सा अपना माइंड भी यूज़ किया करो. What is the distance between the Ahmedabad and Dandi? Decide a scale and write. So ये भी आप लोग गूगल के मैप पे चेक कर सकते हो. अपने फ़ोन में जो मैप आता है गूगल मैप, इसमें भी आप लोग दोनों जगहों के डिस्टेंस को इजीली कैलकुलेट कर सकते हो. और आइदर आपको जो मैंने स्केल सिखाई थी स्टैंडर्ड 6th में, आप उसका यूज़ करके भी कर सकते हो कितना किलोमीटर है अहमदाबाद से. नाउ नंबर 3, अक्रॉस विच डिस्ट्रिक्ट डिड द डांडी मार्च पास थ्रू. सो स्टैंडर्ड 6th में हमने पढ़ा था गुजरात के मैप के डिस्ट्रिक्ट्स के बारे में. नाउ अहमदाबाद डिस्ट्रिक्ट, उसके नीचे भी कुछ डिस्ट्रिक्ट्स हैं. तो ये लाइन जहाँ जहाँ से पास हो रही है उस डिस्ट्रिक्ट्स के आपको सिर्फ नाम ही बताने. सो अगेन इट्स अ टास्क फ्रॉम योर साइड ओनली. एंड विच आर द सेंटर ऑफ द सोल्ट इंडस्ट्री इन गुजरात. सो अब इन्होंने ये नहीं पूछा है कि प्रेजेंट टाइम की या उस टाइम की. वेल आप आज के टाइम की ढूंढ लेना. ठीक है, कौन सी है. इन हाउ मेनी डेज गांधी जी एंड हिज कंपेनियन रीच डांडी. वेरी सिंपल. सी इन्होंने जर्नी शुरू की थी 12 मार्च को 1930 को, एंड 5th अप्रैल 1930 को ये पहुंच गए थे. सो इफ़ आई नॉट रॉन्ग 31 डेज होते हैं मार्च में. रिड्यूस कर दो 38 माइनस 12, सो यू विल फाइंड 19 डेज. 19 डेज प्लस 5 डेज ऑफ अप्रैल, तो इट बिकम्स 24 डेज. तो 24 डेज लगे गांधी जी को. अहमदाबाद से चलते चलते गए थे एंड फाइनली डांडी पहुंच गए. हाउ मेनी किलोमीटर डिड मस्ट दे हैव वॉक पर डे. तो पहली बात तो उसके लिए आपके पास टोटल किलोमीटर्स होने चाहिए. एंड जो भी किलोमीटर्स आएंगे उसको आपको 24 से डिवाइड कर देना है. आपको पता चल जाएगा गांधी जी की स्पीड क्या थी थ्रू हिज जर्नी. नाउ थिंग्स टू नो में समथिंग वेरी इंटरेस्टिंग. लेट अस सी. Dharasana village is a big center of the salt production, and hence Gandhiji announced that he would do satyagrah over there too. Gandhiji and Abbas Tayyabji were arrested, so the leader of the Dharasana satyagrah was given to Sarojini Naidu. The British government tried to suppress the satyagrah with utter cruelty. 300 satyagrahis were wounded and 2 died. Still, the satyagrah did not step back. तो डांडी का जैसे सक्सेस मिलता है, गांधी जी डिसाइड करते हैं कि हम लोग अब धरासना में जाके सॉल्ट पैन लूटेंगे, जो अगेन एक बिग सेंटर है नमक प्रोडक्शन का, सॉल्ट प्रोडक्शन का.
सो गांधी जी एंड अब्बास तैयब जी वहाँ पे जाते हैं, बट ब्रिटिशर्स पहले से रेडी थे, उन्होंने दोनों हमारे लीडर्स को अरेस्ट कर लिया। फिर इस मूवमेंट का जो लीडरशिप है वो सरोजनी नायडू को पास ऑन होती है। ब्रिटिशर्स ने बहुत क्रूअल्टी की सारी सीमाएं लाद दी, उन्होंने लोगों को मारा, इवन 300 सत्याग्रहीज वर वाउंडेड, ठीक है, इतने लोग घायल हो गए थे एंड 2 लोगों की डेथ भी हो गई थी, लेकिन कोई भी पीछे हटने के लिए रेडी नहीं था। फाइनली ब्रिटिश गवर्नमेंट को कहीं ना कहीं लग रहा था कि ऐसे तो काम नहीं चलेगा, सो वो एक कॉम्प्रोमाइज़ वाले स्टेज में आए एंड उन्होंने बोला कि ठीक है, हम लोग नमक के टैक्स को पीछे ले लेते हैं, एंड जो कांग्रेस पार्टी की डिमांड है उसको मानने के लिए रेडी हो गए थे। उसके लिए उन्होंने जो मीटिंग का अरेंजमेंट किया उसे हम लोग कहेंगे राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस। ओके, तो कोई मीटिंग कोई राउंड शेप के टेबल पे नहीं हुई थी, बट ऐसा राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस कहा जाता है। इन हिस्ट्री देर आर 3 राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस, फर्स्ट राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस, सेकेंड राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस एंड थर्ड राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस, जिसे मैं एक चैप्टर 3 अलग अलग पार्ट्स में समझाता हूँ। समथिंग लाइक इसे 2-3 बार मीटिंग हुई थी उनकी, एंड दैट इज व्हाट कॉल्ड द राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस। ओके, so let's go through the roundtable conference. British government convened the roundtable conference in order to discuss the constitutional changes required for India. The first conference was unsuccessful as the Indian National Congress decided to boycott it. तो ब्रिटिशर्स ने कहा कि ठीक है, हम लोग कुछ कॉन्स्टिट्यूशनल चेंजेस कर देते हैं, वही टैक्सेस थोड़े ऊपर नीचे कर देंगे और क्या करेंगे। एंड उन्होंने फर्स्ट राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस में नेशनल कांग्रेस को बुलाया, लेकिन कांग्रेस ने मना कर दिया। ओके, एंड जो फर्स्ट राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस है इट्स अनसक्सेस। ओके, नाउ द सेकेंड राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस वाज हेल्ड इन 1931 इन लंदन। सो लंदन में ये मीटिंग हुई। गांधी जी अटेंडेड इट एज इज द ओनली रिप्रेजेंटेटिव ऑफ द इंडियन नेशनल कांग्रेस। इंडियन नेशनल कांग्रेस की तरफ से वहाँ पे गांधी जी ही एकमात्र सदस्य होते हैं। यू कैन सी 10.3 महात्मा गांधी एट राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस 1931। ओके, so Gandhiji attended is only representative of the Indian National Congress. In this conference, the demand of separate electorates for the Dalit and for the different communities were made. Gandhiji was disappointed with this since it would be segment of India. ब्रिटिशर्स ने अब यहाँ पे भी मतलब अपनी गंदी चाल चली। उन्होंने कहा कि दलित कम्युनिटीज जो मतलब हिंदूज में लोअर कास्ट मानी जाती है, उनके लिए हम लोग सेपरेट इलेक्ट्रोलेट्स बनाएंगे। ये तो गांधी जी समझ गए कि ये सब बंटवारा करने की चीज़ें से वो बहुत डिसअपॉइंट हुए। ठीक है, लीडर्स ऑफ वेरियस कम्युनिटीज डिड नॉट एग्री एंड हेंस कॉन्फ्रेंस फेल्ड। और बहुत सारे लीडर इससे एग्री नहीं कर रहे थे, नॉट इवन गांधी जी, सब लोग। एंड फिर उन्होंने डिसाइड किया कि हम लोग इसको नहीं मानते। ओके फ्रेंड्स, नाउ अब जब ये सब हो गया, इसके बाद आता है द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935। ब्रिटिशर्स ने एक और नया कानून बनाया जिसको हम लोग कहेंगे द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट। देखते हैं इस कानून में क्या है। द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया वॉज द सेकेंड फेज इन द कॉन्स्टिट्यूशनल चेंजेस इन इंडिया, बट इट टर्न आउट टू बी इनएडिक्वेट एंड डिसअपॉइंटिंग फॉर द नेशनलिस्ट। तो एक और ये एक उन्होंने ट्राई किया था, बट कहीं ना कहीं इंडियन लीडर इससे बहुत ही डिसअपॉइंट थे, मीन्स उनको ये ठीक नहीं लगा। According to the Rajendra Prasad, the degree of autonomy introduced at the provincial level, sorry for that, was quite limited. The provincial governor retained the important reserve power, and the British officer also retained the right to suspend responsible government. The elected representative of the India were given only limited authority, and this was against the expectation. उन्होंने इंडियन लीडर्स को कुछ पावर्स देने का डिसाइड किया था। अगेन ब्रिटिश अल्टीमेट पावर तो अभी भी ब्रिटिशर्स के पास था कि वो कोई भी गवर्नमेंट को कभी भी ख़त्म कर सकते हैं। मीन्स पहले तो हमको बोलते हैं सरकार फॉर्म करो, उसने हमको कुछ पावर दिए नहीं है, बहुत कम पावर दिए हैं, और वो कभी भी चाहे तो हमारी गवर्नमेंट को ख़त्म कर सकते हैं। मतलब अल्टीमेटली हम तो हैं गुलाम ही ना। सो इट इज़, ये मतलब कुछ है ही नहीं, बस मजाक किया जा रहा है हमारे साथ। ओके, एज पर द एक्ट द इलेक्शन वॉज हेल्ड। ठीक है, एक ड्रामा हुआ, इलेक्शन हुआ। गांधी सजेस्टेड दैट इंडियन नेशनल कांग्रेस वुड बी द फेडरल लेजिस्लेचर ओनली इफ द गारंटेड दैट द गवर्नर
जस्ट ए मिनट। ओके, थर्ड लाइन है। ओके, गवर्नर एग्जैक्टली मेरी इमेज के नीचे है, वुड नॉट एक्सरसाइज द एक्सेसिव पावर ग्रांट टू हिम एक्ट एज पर द एडवाइस ऑफ द इलेक्टेड प्रोविंशियल मिनिस्टर्स। तो इलेक्शन होते हैं और गांधी जी ने कहा कि गवर्नर के पास एटलीस्ट थोड़े पावर्स तो होने चाहिए। वाइसरॉय एंड नेशनल सेक्रेटरी एग्रीड द सर्टेन क्लैरिफिकेशन एंड कांग्रेस एंड मुस्लिम लीग formed a federal legislation. The experiment provincial स्वराज continued for 2 years. तो मतलब ये एक थोड़े से मतलब पॉइंट पे कॉम्प्रोमाइज़ हो गया एंड फाइनली ये जो गवर्नमेंट है 2 साल तक काम करती है। एंड कांग्रेस पार्टी एंड मुस्लिम लीग के एक अलग अलग इलेक्ट्रोलेट्स हैं। द एक्सपेरिमेंट ऑफ द प्रोविजन कंटिन्यूड फॉर 2 years when the World War II broke out in the year 1939. The British government declared India a part of it without consulting the federal legislature. बिना इंडिया को माने ब्रिटिशर्स ने डायरेक्टली डिक्लेयर किया कि इंडिया इंग्लैंड की साइड है सेकेंड वर्ल्ड वॉर में। हम कहाँ से कोई लड़ाई लड़ेंगे, ठीक है, पॉसिबल ही नहीं है। इससे हम हमारे जितने भी लीडर्स थे वो नाराज़ हो गए। असाइन एज अ साइन ऑफ प्रोटेस्ट द कमिटी रिजाइन। एंड इस चीज़ का विरोध दिखाने के लिए हमारे जितने भी लेजिस्लेचर मेंबर थे उन लोगों ने रिजाइन कर दिया। Now only the one section is remaining, that डिमांड फॉर पाकिस्तान। वेल वो डिमांड फॉर पाकिस्तान हमारा आपको सेकंड पार्ट में हम लोग डिस्कस करेंगे। फटाफट एक क्विक रिकैप कर लेते हैं क्या क्या हुआ। सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट, गांधी जी ने डिसाइड किया कि नमक पे जो कानून लगाए बहुत गलत है, ये हम लोग नहीं मानते हैं। तो 12 मार्च 1930 को गांधी आश्रम साबरमती से ये अपना एक डांडी यात्रा शुरू करते हैं 78 कंपेनियंस के साथ, और ये रास्ते में से जाते हैं। फाइनली 5 अप्रैल को 1930 को ये पहुंचते हैं। 6 अप्रैल को ये कुछ मुट्ठी भर नमक उठाते हैं और बोलते हैं कि ये मैं ब्रिटिशर्स के फाउंडेशन में नमक डाल रहा हूँ, ब्रिटिश गवर्नमेंट ज़्यादा दिन तक नहीं चलेगी। इसके बाद ब्रिटिश गवर्नमेंट ने जितने भी सत्याग्रही थे बहुत सारों को मारा पीटा एंड उनको जेल के पीछे भी बंद कर दिया। मैंने आपके यहाँ पे कुछ क्वेश्चंस आपके लिए छोड़े थे दैट यू आर सपोज टू बी आंसर। इसके बाद गांधी धरासना गए थे। अब्बास तैयब जी एंड गांधी दोनों को अरेस्ट कर लिया गया। तो लीडरशिप जो मूवमेंट की थी वो सरोजनी नायडू के पास आ गई थी। ब्रिटिशर्स ने बहुत क्रूरल्टी दिखाई, बहुत लोगों को मारा। अप्रोक्सीमेटली 300 सत्याग्रही जो थे वो घायल हो गए एंड 2 वे डाइड ऑल्सो। ब्रिटिश गवर्नमेंट अब इंडियन लोगों के साथ थोड़ा कॉम्प्रोमाइज़ करने के लिए रेडी हो गई थी। मीन्स टैक्सेस के रेट्स कम कर देंगे और 3-4 चीज़ें जिनको वो लोग टैक्स से निकाल देंगे। सो अगेन 1931 में मतलब 31 के आसपास राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस होते हैं। फर्स्ट राउंड टेबल अनसक्सेसफुल सिंस कांग्रेस ने इसमें कोई इंटरेस्ट नहीं दिखाया। सेकंड में गांधी जी द ओनली रिप्रेजेंटेटिव्स जिनका यहाँ फोटो दिया हुआ है। अगेन ब्रिटिशर्स ने कहा कि दलित कम्युनिटी के लिए एक अलग सेपरेट से हम लोग सीट रखेंगे। तो गांधी जी बोलते हैं कि नहीं, ये सब देश को तोड़ने वाली बातें हैं, तो हम लोग इसमें नहीं एग्री करते हैं। इवन इंडिया के बहुत सारे लीडर्स थे जो इसमें एग्री नहीं कर रहे थे। फाइनली ब्रिटिश गवर्नमेंट ने एक और नया कानून बनाया 1935 में, द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट। एक तरह से कुछ कॉन्स्टिट्यूशनल बातें हुई कि हम लोग थोड़ा पावर्स आपके बढ़ाएंगे ये वो। तो अकॉर्डिंग टू द राजेंद्र प्रसाद, ये जो मतलब पावर्स दिए गए थे ब्रिटिश गवर्नमेंट द्वारा वो बहुत ही लिमिटेड थे। इवन सिंस गवर्नर के पास भी कोई ज़्यादा पावर्स थे नहीं, और ब्रिटिश गवर्नमेंट के पास एक स्पेशल राइट है कि ये किसी भी इंडियन गवर्नमेंट को कभी भी चाहे तो ख़त्म कर सकते हैं। ओके, अब ऐसी तो मतलब कोई लॉजिक बनता ही नहीं है। एंड फाइनली इलेक्शन होते हैं, मुस्लिम लीग और कांग्रेस पार्टी अपने अपनी सीट्स डिसाइड कर लेती हैं। एंड इलेक्शन जो होता है उसमें जो गवर्नमेंट बनती है वो एटलीस्ट 2 ईयर्स तक कंटिन्यूसली काम करती है। मीनवाइल यहाँ पर वर्ल्ड वॉर 2 शुरू हो जाता है। ओके, लेट मी टेल यू, इस टाइम पे ना इंडिया की जो टीम थी वो ओलंपिक में पार्टिसिपेट करती थी। एनीवन आप लोगों ने वो अक्षय कुमार वाली मूवी देखी होगी, मे बी गोल्ड कंफर्म नहीं याद आ रहा है मुझे, बट उसमें इंडिया ना अंडर ब्रिटिश रूल ऐसा मतलब लिख के आता था। एंड उसमें इंडिया ने सिर्फ हॉकी में ही ओलंपिक में गोल्ड मेडल जीती थी। एंड आपने स्टार्टिंग में देखा भी होगा कि इंडिया कैसे यहाँ पे मैच जीत रही थी एंड ऑल दैट। मीनवाइल 1939 में वर्ल्ड वॉर शुरू हो जाता है। एंड बिना इंडिया के लीडर से बात किए ब्रिटिश गवर्नमेंट ने क्या अनाउंस कर दिया कि इंडिया इज अ पार्ट ऑफ द वर्ल्ड वॉर एंड इट इज़ इन फ्रॉम द इंग्लैंड साइड। तो हमारे लीडर्स को तो कुछ पूछा ही नहीं, आपने डायरेक्टली बस हमारा नाम डाल दिया। सो इससे क्या किया, हमारे जितने भी लेजिस्लेटिव असेंबली के मेंबर्स थे उन लोगों ने रिजाइन कर दिया। ओके,
नाउ यू नो इट वेरी वेल कि अभी वर्ल्ड मैप में एक कंट्री है पाकिस्तान. ओके, सो ये पाकिस्तान जो है इसकी डिमांड पहले कहाँ से आई, कैसे पाकिस्तान कंट्री बना. ऑल सच काइंड ऑफ थिंग्स वी आर गोइंग टू डिस्कस इन आवर नेक्स्ट सेशन. एंड since you guys have a patiently listening me, so thanks for listening, and as always, bye everyone.